हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलोम के नियम के सदिश निरूपण के बारे में बात की थी। कूलोम नियम के सदिश निरूपण में हमने ये जाना कि कूलोम नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, साथ ही साथ यह एक केंद्रीय बल होता है। कूलोम के न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है और यह एक केंद्रीय बल होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को क्या बताता है कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान बताता है, जिसका फॉर्मूला हमें यहाँ मिला था, जहां F बराबर था Q/4πε0 सिग्मा QI R0I² R0I कैप। यहाँ एक चीज सही करनी है, I 1 से n तक, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, फिर पढ़ी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपने को क्या प्राप्त हुआ था, E बराबर F/Q0। उसके अलावा हम लोगों ने विद्युत बल के बारे में पढ़ा था कि जब भी कोई आवेश अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में जाता है तो उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। इस विद्युत बल का सूत्र क्या मिला, F बराबर QE। और यहाँ खास बात क्या थी कि यदि आवेश धनात्मक है तो F और E की दिशा सेम होगी, और यदि आवेश ऋणात्मक है तो F और E की दिशा विपरीत होगी। उसके बाद हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिला था E बराबर KQ/R², जहां से क्या पता चला कि E R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके अलावा एक चीज और पढ़ी थी कि यदि माध्यम अपन कंसीडर करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या प्राप्त होता है। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ भी अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है कि यदि हम आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो कुल तीव्रता का मान अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली तीव्रताओं के योग के बराबर होता है। और योग कैसा होगा, सदिश योग। यदि सूत्र के रूप में लिख दिया जाए तो 1/4πε0 Q1 R01² R01 कैप। सिमिलरली एंड तक चलेंगे, 1/4πε0 Qn R0n² R0n कैप। यदि इसे सिग्मा के फॉर्म में लिखा जाए तो 4πε0 कॉमन रहेगा, सिग्मा I बराबर 1 to n रहेगा, QI R0I² R0I कैप, ये फॉर्म होगा। इसके अलावा हम लोग बात कर चुके हैं कि यदि एकांक सदिश को सूत्र रूप में लिखा जाए तो R वेक्टर बट्टा R वेक्टर का परिमाण भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये था आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। फिर अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो जहां आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वहां उन्हीं आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न होती है। क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे, यदि परिभाषा देखी जाए तो विद्युत क्षेत्र के किसी भी भाग में, विद्युत क्षेत्र के किसी भाग में खींची गई एक काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में होती है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। या अन्य शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि जब कोई आवेश किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर बल लगने के कारण वह जिस रेखा पर गतिशील होता है वह रेखा क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की बात करते हैं। भाई समझने के लिए क्या कहा जा सकता है कि कोई आवेश था, उसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र था, उसमें कोई अन्य आवेश लेकर आए,
ये पॉजिटिव है और यदि ये भी पॉजिटिव है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो यहाँ आया हुआ आवेश इस रेखा पर गति करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो इस वाली रेखा को क्या माना जा सकता है? विद्युत क्षेत्र रेखा माना जा सकता है। परंतु सैद्धांतिक रूप से क्या कहा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र के किसी भाग में खींची गई एक काल्पनिक रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, तो उसे क्या कहा जा सकता है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जा सकता है। फिर बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का पहला गुण है, नोट्स में मैंने आपको बता रखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा का पहला गुण कौन सा है? ये रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। यदि एकल आवेश है तो ये अनंत से आरंभ होती है या अनंत पर समाप्त होती है। समझने का मतलब, अगर इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होती है, धनावेश से बाहर निकलती है, ऐसे ऋणावेश पर समाप्त होती है। फिर हम लोगों ने लिखा कि यदि आवेश एकल है तो ये अनंत पर समाप्त होती है, अनंत से शुरू होती है और अनंत पर ही समाप्त होती है। ठीक है। यदि दो आवेशों का निकाय हो, किस प्रकार का? एक पॉजिटिव आवेश, एक नेगेटिव आवेश, तो हम लोगों ने क्या कहा अभी कि धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है। तो इस तरह की विद्युत क्षेत्र रेखा आपको मिलेगी। यहाँ अन्य रेखाएं भी होगी, धनावेश से बाहर निकलती हुई और ऋणावेश पर समाप्त होती हुई। ठीक है। अगला गुण देखते हैं। अगला गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है, देखिए जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। अर्थात यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? इस तरफ होगी, स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। उसके बाद अगला है, किसी आवेश से प्रारंभ तथा समाप्त होने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी आवेश लिया जाता है तो उससे प्रारंभ और समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यदि हम प्लस लेते हैं तो प्रारंभ होने वाली क्षेत्र रेखाएं, यदि हम माइनस लेते हैं तो समाप्त होने वाली क्षेत्र रेखाएं। इन क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी 4 दिखाई दे रही है, यहाँ पे ज्यादा है, आप और भी बना सकते हैं। तो ये जो संख्या है समाप्त या शुरू होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, ये संख्या डिपेंड किस पे करती है? प्योरली डिपेंड करती है जिस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके परिमाण पर। तो किसी आवेश से प्रारंभ और समाप्त होने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। समानुपाती होने का तात्पर्य क्या है कि यदि आवेश प्रबल है तो संख्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। यदि आवेश प्रबल है तो संख्या ज्यादा होगी। यदि आवेश दुर्बल है मतलब परिमाण में कम है तो संख्या भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अगले गुण की। अगला गुण है, किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। जहाँ क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है तथा जब ये दूर दूर होती है तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ देखिए क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल पास पास है, यहाँ इस जगह क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी कम है। यहाँ जैसे जैसे हम बाहर की साइड जा रहे हैं क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है।
तो यदि क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है तो विद्युत क्षेत्र होता है प्रबल, और यदि क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है तो विद्युत क्षेत्र होता है दुर्बल। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्र रेखाएं घनत्व के हिसाब से आप मान सकते हैं, क्षेत्र रेखाएं पास होने पर विद्युत क्षेत्र प्रबल और दूर होने पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल। ठीक है, तो इस लाइन का यही मतलब था। उसके बाद है दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि यदि ये परस्पर काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। अर्थात ये देखिए, जैसे एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गई, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा इधर हो गई। यदि ये दोनों एक बिंदु से दो निकल रही है तो यहाँ पे ये काटेगी, और यदि काटती है तो एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल मानी जाती है। उसके बाद है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ खत्म हो गई, घूमकर वापस नहीं आई। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। जबकि आगे जाकर हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का ये गुण है कि वो सदैव बंद लूप बनाती है, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। फिर है ये रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में तो संकुचित होती है और लंबाई के लंबवत दिशा में फैलती है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है, अर्थात क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। तो समविभव पृष्ठ आगे के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तब अपन इस बारे में फिर से बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। नाम से पता चल रहा है द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव होंगे। ध्रुव कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डाइपोल बनाने हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बना सकते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की विद्युत नाम आ गया, मतलब यहाँ पर कौन होगा, आवेश। क्योंकि विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, तो आवेशों के प्रवाह की दर होती है। तो जहां विद्युत नाम आता है इट मीन्स आवेश भी होंगे। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कैसे करते हैं, जब दो समान परिमाण समान है, जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश, जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी, ध्यान दें बीच की दूरी अति अल्प है, अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। रिपीट कर रही हूं, जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो आवेश होंगे, परिमाण समान होने चाहिए, प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। देखिए, एक ले लिया प्लस क्यू, एक ले लिया माइनस क्यू। क्यू और क्यू यहाँ परिमाण को दर्शा रहा है, प्लस और माइनस प्रकृति को दर्शा रहा है। दोनों एक दूसरे से अति अल्प दूरी, यहाँ दिखने में ज्यादा लग रही है, अति अल्प दूरी, जिसको ऑलवेज डिनोट किया जाता है 2a से। 2a क्या है, जो कंडीशन अपन ने अप्लाई की है वो यहाँ भी रहेगी। 2a है अति अल्प। तो
विद्युत द्विध्रुव का स्ट्रक्चर अपन कैसा मान के चलेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, ए पर है प्लस क्यू, बी पर है माइनस क्यू, और बीच की दूरी है 2a, और 2a के लिए खास बात क्या है कि ये अति अल्प है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव। इसके बाद अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैसे तो एक राशि है, लेकिन इसका काम क्या है वो समझ लीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या करता है कि ये जो अपन ने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है अभी, इसका विद्युतीय व्यवहार कैसा होगा वो प्रदर्शित किया जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा। तो परिभाषित करने का तरीका क्या होगा, किसी भी विद्युत द्विध्रुव का विद्युतीय व्यवहार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव के विद्युतीय व्यवहार कि वह कितना विद्युतीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, विद्युतीय व्यवहार को प्रदर्शित करने वाला विद्युत द्विध्रुव के विद्युतीय व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली राशि क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो थ्योरेटिकली, अब मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त किया जाता है P से, मान होता है इसका Q इंटू 2a। तो Q क्या है यहाँ, आवेश का परिमाण। भाई विद्युत द्विध्रुव में अपने पास दो आवेश थे, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, अपन ने यहाँ सिर्फ क्यू लिया तो ये क्या हो गया, आवेश का परिमाण, और ये क्या है, बीच की दूरी। तो परिभाषित करने का एक अन्य तरीका क्या हो सकता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया। अब बात करते हैं मात्रक की। Q है आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। 2a क्या है, बीच की दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या मिला, कूलॉम इंटू मीटर। आगे चलते हैं। देखिए परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया। सूत्र क्या था, P बराबर Q इंटू 2a। मात्रक क्या है, कूलॉम इंटू मीटर। तो जब सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, उसके बाद बात करते हैं विमा की। तो जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस समय मैंने आपको कूलॉम की विमा बताई थी। तो कूलॉम की विमा m0 l0 t1 a1, मीटर की विमा l1। तो विमा अपने को क्या मिलेगी, m0 l1 t1 a1। किसकी विमा है ये, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अब बात आती है सदिश या अदिश। तो यहाँ एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि हो गई तो फिर दिशा की भी बात करेंगे। तो इससे पहले सदिश राशि कौन सी पड़ी थी, बल। उसके बाद पड़ी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे पड़ी थी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसकी दिशा के लिए एक बात ध्यान रखना कि इसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की होती है। ये एक खास बात है, इसकी दिशा
ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। फिर बात करते हैं ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु कौन से होंगे? जिनमें दो ध्रुव बने हुए होंगे। तो क्या कहा जा सकता है कि ऐसे अणु जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। और खास बात क्या है? जिनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो कौन सी? ऐसे अणु जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं। ये तो हुई पहली बात। ध्रुवीय अणु की पहली खास बात क्या है? कि जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं। और दूसरी बात क्या है? जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। फिर बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो ध्रुवीय अणु के एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड, जल और HCl। फिर बात करते हैं अध्रुवीय अणु। तो अध्रुवीय अणु कौन से होंगे? ध्रुवीय अणु के ऑपोजिट, यानी कि धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग नहीं होंगे, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं होगा। लिख देती हूं मैं, धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, मतलब अलग अलग नहीं होते हैं। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। ये सब कब है? सामान्य परिस्थितियों में। कि भाई सामान्य अवस्था में क्या होगा? धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होंगे, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। परंतु यदि इन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इनमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ऐसे काफी एग्जाम्पल्स हैं, आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो अभी क्या देखा? ध्रुवीय अणु जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जबकि अध्रुवीय अणु में क्या होगा? धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होंगे, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुवीय अणु तथा अध्रुवीय अणु। इससे आगे रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए। धीरे धीरे सभी बातें आपको समझ में आने लग जाएगी। नेक्स्ट अगली क्लास में बात करते हैं।